नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी में हुई शिक्षकों की भर्ती की। दरअसल यूपी में लंबे समय से 69,000 शिक्षकों की भर्ती अटकी हुई थी, जिसकी औपचारिकता आज पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर इन शिक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंप दिया है, जिसके बाद इन 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। बता दें कि भर्ती के तहत 31,000 से ज्यादा शिक्षकों को पहले ही नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण 36,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की भर्ती रुक गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाकी बचे 36,000 से ज्यादा पदों पर योगी सरकार ने नियुक्ति कर दी है। तो सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती कर दी गई है। आपको बता दें कि इन शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो लंबे समय से अटकी हुई थी और अब आज इनकी भर्ती की जो प्रक्रिया है उसकी औपचारिकता पूरी कर ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने आवास पर इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। मतलब साफ है कि अब इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और अब ये अलग अलग पदों पर नियुक्ति इनकी हो चुकी है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल कुछ शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी उन्हें मिली थी और उसके बाद अब उन शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल लंबे समय से उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद अब बुलंदशहर में 4 शिक्षकों पर गाज गिरी है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल शिक्षा विभाग को लगातार कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की खबर मिल रही थी, जिसके बाद इन शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 4 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने के साथ वेतन रिकवरी के भी आदेश दिए हैं। बता दें कि इन शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर हुई थी। इन शिक्षकों की यूपी टेट की मार्कशीट भी फर्जी थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक दानपुर, सिकंदराबाद और डिवाई ब्लॉक में ये कार्रवाई की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभी ऐसे कई शिक्षक विभाग की रडार पर हैं जिन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो माँ बाप एक उम्मीद के साथ बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि उनके बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, उनके परिवार का नाम रोशन करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है उन शिक्षकों के दस्तावेज नकली थे। आप खुद अंदाजा लगाइए, 4 साल तक ये शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब उन शिक्षकों से बच्चे क्या सीख रहे थे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और 4 साल तक विभाग को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, ये भी बड़ा सवाल है। आपको याद होगा इससे पहले भी यूपी में एक महिला शिक्षक का मामला सामने आया था, जिसकी नियुक्ति कई स्कूलों में दिखाई गई थी। जो दस्तावेज हैं उनमें ये दिखाया गया था कि ये जो शिक्षिका है उसकी नियुक्ति कई स्कूलों में है। करोड़ों में वो महिला शिक्षक सैलरी महीने की ले रही थी, जिसके बाद मामला संज्ञान में आने के बाद योगी सरकार ने महिला शिक्षक को बर्खास्त कर दिया था। और आपको बता दें कि अब जो मामला बुलंदशहर से सामने आया है, ऐसे ही 4 शिक्षकों का मामला सामने आया है जिन्हें अब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बर्खास्त कर दिया है। लेकिन सवाल अभी भी ये उठता है कि आखिर अभी भी उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति फर्जी डिग्री के आधार पर हुई है। योगी सरकार लगातार ऐसे शिक्षकों का भांडा फोड़ने के लिए कयावत करती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे तब तक शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने तो लाजमी है। 4 जो शिक्षक हैं उन्हें अब बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ का ये मामला बुलंदशहर से सामने आया है और दानापुर, सिकंदराबाद और डिवाई ब्लॉक में 4 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। जो फर्जी हैं उन पर हम लोग भी गहनता से जो है जांच कर रहे हैं और जांच करने में जिस अभिलेख मिल रहे हैं उन पर जो है तुरंत एफआईआर करने का आदेश दिया गया है खंड शिक्षा अधिकारी को। खंड शिक्षा अधिकारी ने जो है एफआईआर भी दर्ज करा दिया है। अब उन पर जो है वेतन रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है। सर कब से ये नौकरी कर रहे थे? ये लगभग 4 साल हो गया। 4 साल से नौकरी कर रहे थे। सत्यापन में जब अभिलेख फर्जी है उसकी जांच कराई गई। जांच कराने में जब आए हैं कि अभिलेख फर्जी हैं तो तुरंत जो है खंड शिक्षा अधिकारी को हमने आदेश किया कि इस पर तत्काल एफआईआर दर्ज करिए।
खंड शिक्षा अधिकारी ने जो है FIR दर्ज कर दिया। अब निर्देश दिए हैं हमने कि इनका जो है वेतन की रिकवरी की जाए। तो इन 4 शिक्षकों को तो बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन साथ में उम्मीद यही करेंगे कि जो योगी सरकार है ऐसे शिक्षकों का जल्द भांडाफोड़ करेगी और ऐसी कार्रवाइयां आगे भी होती रहेंगी। बढ़ेंगी अगली खबर की ओर। अगली खबर बुलंदशहर से ही है, जहां पर एक बुजुर्ग को गोली मारने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला छतारी थाना इलाके का है, जहां पर एक बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, अपने खेतों में निकले थे, लेकिन इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। ये पूरा मामला छतारी थाना इलाके के चौढेरा गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर गए 65 साल के बुजुर्ग को गोली मार दी। मिली जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक के लिए अपने खेतों में गए थे। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बुजुर्ग को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बुजुर्ग को बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में जो हमलावर हैं उन्हें कब तक पकड़ती है और जो हमलावर हैं वो कब तक सलाखों के पीछे जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि बुलंदशहर में बदमाश किस तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। छतारी थाना इलाके के चौढेरा का ये पूरा मामला, जहां पर बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर गए 65 साल के बुजुर्ग को गोली मार दी। अभी घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमीरपुर जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उनके खिलाफ, उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को अवैध करार दे दिया है। नए आदेश के बाद अब हमीरपुर से बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत को अपना पद छोड़ना पड़ेगा और उनकी जगह हमीरपुर जिला पंचायत की नई अध्यक्ष वंदना यादव बनेंगी। हमीरपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद चुनाव कराया गया था, जिसमें वंदना यादव की जगह जयंती राजपूत को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया गया था। बता दें कि 12 मार्च को जिला पंचायत सदस्य जयंती राजपूत की अगुवाई में जिला पंचायत के 12 सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी RP पांडेय ने 2 अप्रैल को शक्ति परीक्षण की तारीख तय की थी। 18 सदस्यों वाले जिला पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वंदना समेत कुल 13 सदस्य मतदान करने पहुंचे, जिनमें 12 सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ मतदान किया था, जिसके बाद डॉक्टर वंदना को अपना पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि जयंती राजपूत को बड़ा झटका लगा है। जो वंदना यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसे हाईकोर्ट ने अवैध करार दे दिया है, यानी कि अब वंदना यादव दोबारा से जिला अध्यक्ष का पद संभालेंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद संभालेंगी। आज माननीय उच्च न्यायालय का जो डिसीजन निर्णय आया है जिला पंचायत को लेकर के कि जिला पंचायत का जो अविश्वास आया था वो इनलीगल है और जो इलेक्शन हुआ था वो इनलीगल है, नोटिफिकेशन इनलीगल है। कुल मिलाकर के जो रिजल्ट आया था अविश्वास के बाद का वो इनलीगल है। टोटली जो जिला पंचायत अभी जो फर्जी ढंग से जिनको अध्यक्ष बना रखा था टोटली वो इनलीगल है। माननीय उच्च न्यायालय ने उनको हटा करके ये कहा है कि जो 2018 2 अप्रैल से पहले की जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। डॉक्टर वंदना यादव ही जिला पंचायत की अध्यक्ष रहेगी। तो आज हम लोग आए थे डीएम साहब को माननीय उच्च न्यायालय की एक कॉपी लेकर के आदेश की वो आज सौंपा है और डीएम साहब ने उस चीज़ को रिसीव किया है। अब डीएम साहब ने एक दिन का टाइम मांगा है कि हम इसमें जो है देख करके ऑर्डर को रखी है। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा इसको देख लेने दीजिए, समझ लेने दीजिए। उन्होंने 1 दिन का समय लिया है। अगर इसके बाद अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो हम माननीय न्यायालय में जाके कंटेम्प्ट करेंगे और सड़कों पे जैसे कि हमारे माननीय जिलाधीश जी बोल रहे हैं तो हम लोग आके सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं, उसी के आदी हैं हम समाजवादी हैं, संघर्ष के हम आदी हैं। कौन सा सीट के लिए आप लोग अभी मिले थे? किस सीट के लिए मिले थे? सॉरी, किस सीट के लिए आप लोग आई हैं? हम जिला पंचायत अध्यक्ष का, जैसे कि आपको पता होगा, आप न्यूज़पेपर वगैरह में देख रहे होंगे कि हमें माननीय हाई कोर्ट ने
जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के खिलाफ जो अविश्वास आया था उसको नकार दिया है और अवैध माना है। उसके बाद जो उन्होंने चुनाव कराया जो चुनाव कराया उसको भी अवैध मान लिया गया है। तो मेरा जो पद है तो ऑलरेडी मैं अपने पद पे बैठी ही हूँ एक तरीके से, क्योंकि मुझे आके माननीय डीएम साहब जी को बताना था, वो मैंने बता दिया है। अब वो जो भी अभी 1-2 दिन में जो भी डिसीजन लेते हैं, अगर वो हमारे फेवर में नहीं रहते हैं तो हम जाके फिर से उनके खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कंटेम्प्ट भी करेंगे और आके अपने पद के लिए समर्पित। जिलाधिकारी से हम लोग मिले, हमने अपनी पूरी बात बताई। जो हमारा कोर्ट का फैसला है 18 अप्रैल 2018 से पुनः जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव ही हैं और यदि इसमें 1-2 दिन में अगर डीएम साहब अध्यक्ष नहीं लेते हैं तो इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों में उतर करके धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। जय समाजवादी। बदायूं से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक परिवार शादी समारोह से वापस लौट रहा था। इसी दौरान उनकी कार को एक कंटेनर ने टक्कर मारी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा फैजगंज बेहटा थाना इलाके में मुरादाबाद फर्रुखाबाद रोड पर हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि यह हादसा कार और कंटेनर में टक्कर की वजह से हुए। दरअसल कार सवार लोग सहसवान से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। उस पर एक कंटेनर ने टक्कर मार दी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर चंदौली से है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महिला के परिजनों का कहना है कि महिला की हत्या की गई है और हत्या ससुराल पक्ष ने की है। इसके अलावा उन्होंने दहेज उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं। ये पूरा मामला अलीनगर थाना इलाके के खजूर गांव का है। महिला के परिजनों ने पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई है। दरअसल महिला के परिजनों को मामले की जानकारी ग्रामीणों से मिली थी, जिसके बाद महिला के परिजन मौके पर पहुंचे। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब इस पूरे मामले में ये देखना दिलचस्प होगा कि जो ससुराल पक्ष है वो क्या कुछ कहता है, क्योंकि जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ससुराल पक्ष है उन्होंने दहेज के लिए महिला की हत्या की है। अभी पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद महिला की हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि ससुराल पक्ष असल में इस महिला की मौत के लिए जिम्मेदार है भी या नहीं। फर्रुखाबाद से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोग झुलस गए हैं। ये तीनों लोग एक ही परिवार के हैं। घटना अकबरपुर दामोदर इलाके की है। इस हादसे में 3 लोग झुलसे हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल तीनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस हादसे में घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। इस दौरान थाने के दारोगा की बहादुरी भी देखने को मिली। दारोगा ने आग में घुसकर बच्ची को बाहर निकाला है। तो शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगने का मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये पूरा मामला शमशाबाद थाना इलाके का है। घटना अकबरपुर दामोदर इलाके की है और आपको बता दें कि इस दौरान दारोगा की बहादुरी भी देखने को मिली। दारोगा ने आग के बीच में घुसकर बच्चे को बाहर निकाला, बच्चे की जान बचाई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो गलत है। किसानों के मुद्दे को उठाया गया है। किसानों के साथ जो पुलिस का दुर्व्यवहारपूर्ण रवैया है उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं।
तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की इटावा इकाई ने राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताई गई है। पार्टी ने बीजेपी सरकार को पूर्ण किसान विरोधी बताया है। साथ ही डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने और किसानों को फसल का वाजिब दाम न मिलने जैसे मुद्दे भी उठाए हैं। साथ ही पुलिस पर खेत से मिट्टी उठाने वाले किसानों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है और मोदी सरकार की तुलना हिटलर से की है। तो एक तरफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें केंद्र सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए गए हैं। लगातार जो मोदी सरकार है उसकी तुलना हिटलर से की गई है। कहा गया है कि जो मोदी सरकार है वो किसान विरोधी है, किसानों के हित में काम नहीं कर रही है और तीनों कृषि कानूनों को लेकर भी इस ज्ञापन में कहा गया है। केंद्र सरकार ने किसान के विरोध में अध्यादेश लाने का काम किया है। पूरे देश का किसान, दिल्ली देखिए, हरियाणा से लेके पूरा किसान आज सड़कों पर। और किसानों की यही मांग है, जो एक काला कानून लाया गया है किसान का गला दबाने के लिए, किसान को मिटाने के लिए, उस कानून को वापस करना, एमएसपी को लागू करना चाहिए। किसान मंडियाँ हमेशा बनी रहे। मंडियाँ सरकार कोई लिखित नहीं दे रही। कभी जब किसान वो कह रहे किसानों के हित में, किसान नहीं कुछ पूंजीपतियों के हित में, जब हमारी ये मंडी बंद हो जाएंगी। अभी तो लालच दिया जा रहा है। जिस तरह अब रिलायंस के पेट्रोल, पहले गवर्नमेंट के जितने पेट्रोल पंप थे जब खोल दी तो क्या है, सब किन के पेट्रोल पंप चल रहे हैं? रिलायंस के चल रहे हैं आपके। तो मिर्जापुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से एक शख्स चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस जाता है। ये शख्स ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ा था, इस दौरान इसका पैर प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के बीच में फंस गया। वो तो भला हो आरपीएफ जवान का जो वहां पर मौजूद था, उसने इसका हाथ पकड़ लिया, इस शख्स को ढांढस बताया और जब ट्रेन गुजरी तो किसी को उम्मीद नहीं रही होगी कि ये शख्स बच जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं ना, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, वो कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती हुई नजर आई है। और जो ये शख्स है उसको एक खरोंच भी नहीं आई है और ये जो पूरी घटना है वो एक सीसीटीवी में कैद हो गई है। किसान आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है। अमृतसर में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अमृतसर में भी किसानों ने प्रदर्शन किया है। साफ तौर पर केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। आपको बता दें कि किसान आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है और किसान आंदोलन के चलते सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है।
इन सब के बीच अमृतसर के गोल्डन गेट पर भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसानों ने केंद्र सरकार और कारपोरेट घरानों के पुतले जलाए और कहा कि पूरे पंजाब में प्रदर्शन किया जा रहा है और अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो किसानों के खिलाफ आंदोलन और उग्र होगा। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कार्यकर्ता जंडियाला में धरने पर बैठ गए और यात्री ट्रेन को परमिशन नहीं दी और किसानों के 8 दिसंबर को किए भारत बंद के आह्वान में सहयोग करने की बात कही। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ तो दिल्ली बॉर्डर पर तो किसानों ने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। अब राज्यों से भी किसानों के प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे थे वो अमृतसर की हैं, पंजाब के अमृतसर की, जहां पर किसान मजदूर संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया है। साफ तौर पर कहा है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसान नहीं मानेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार और जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनका पुतला दहन भी किया गया। साफ तौर पर आक्रोश जताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी लगातार जारी है। इससे पहले 1 दिसंबर को भी बातचीत हुई थी, 3 दिसंबर को भी बातचीत हुई थी। किसानों को एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दिखाया गया था। जो किसानों का डर है उसको दूर करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में बात जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। आपको बता दें किसानों को सबसे बड़ा डर क्या है? किसानों को सबसे बड़ा डर है कि एमएसपी पर सरकार उनकी फसल खरीदना बंद कर देगी। ऐसे ही जो तीनों कानून हैं उनको लेकर जो किसानों की परेशानियां हैं उसको लेकर किसानों ने सरकार को बाकायदा लिखित में अपना जो चुनौतियां हैं उनकी जिनसे वो परेशान हो सकते हैं वो किस सरकार को सौंप भी चुके हैं। लेकिन सरकार तीनों कानूनों में अब संशोधन के लिए राजी होती हुई भी नजर आ रही है। सरकार ने कहा है कि वो किसानों की परेशानियों को समझते हैं और वो तीनों कानूनों में संशोधन भी करेंगे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कानूनों में संशोधन से किसान मान जाएगा? क्योंकि किसान यहाँ पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है और अब जो ये पूरा मुद्दा है उसको लेकर सियासत भी परवान चढ़ते हुए नजर आ रही है। जो विपक्ष है वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रखा है, मोदी सरकार की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठा रहा है। आपको इससे पहले हमने खबर दिखाई थी जहाँ पर इटावा में प्रसपा ने जो है सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा था और अब जो विपक्ष है उस पूरे मामले को लेकर के सरकार पर हमलावर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार बैकफुट पर तो है, लेकिन क्या वो किसानों की जो मांग है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की उसको मानती है? क्योंकि अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि क्या किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा, क्योंकि किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में जो चिल्ला बॉर्डर है वहां पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार किसानों ने वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर जो यातायात की व्यवस्था है वो चाक चौबंद नहीं है। जो ट्रैफिक पुलिस है उसने भी बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है और साफ तौर पर जो लोग हैं उनको पूरा रूट समझाने की कोशिश की है। तो दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जोर पकड़ रहा है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं।
विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच बातचीत चल रही है और दूसरी ओर चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद किसानों का साफ कहना है कि अगर सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में किसान और उग्र प्रदर्शन करेंगे। दरअसल किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हम 1 तारीख को आए थे। 1 तारीख तो भैया आज क्या तारीख हो गई 5, हमें 5वां दिन है। खुले आसमान के नीचे हम यहाँ पड़े हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारा 3 तारीख को डेलीगेट बुलाया था, जिसमें हमारे मांग पत्र ले लिए हैं, जिसमें आज वो अपना निर्णय देने के मूड में हैं। अगर निर्णय सही से आया तो हम यहाँ से चले जाएंगे और मांग मान ली जाएंगे तो हमें ज़रूरत नहीं है धरना देने की। बालक बच्चे भी हैं हमारे, भैंस कट्ठा भी हैं, हम किसान आदमी हैं, हमको इतने रईस आदमी नहीं है जैसे हमारी सरकार रईस आने में बैठी है। हम फिर भी अपने बाली बच्चों को छोड़ के इस खुले आसमान में ठिठुरती ठंड में पड़े हैं। किसी सरकार को हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है तब हम जागे हैं। आज किसान पढ़ा लिखा किसान है, पहले किसान दबा कुचला रहा, बिना पढ़ा रहा। आज हमारे बच्चे, हमने ज़मीनें बेची हैं, ज़मीनों को गिरवी रखा है और अपने बच्चों को पढ़ाया है। आज पढ़ा लिखा किसान हो गया है। आज किसी सरकार के बहकावे में नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाने का काम इसी किसान सरकार का था और आज किसान सरकार रोडों पे पड़ी है। इसका अंजाम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। या तो हमारी मांग मान लें, अन्यथा आजीवन इसी सड़क पर लेट के काट दें। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा DND चिल्ला बॉर्डर पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि किसानों को आज धरना देते हुए पूरे 6 दिन बीत चुके हैं। आज मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारे बाईं तरफ रोड है, कल तक ये बैरिकेड जो आपको दिखाई देना, कल तक ये रोड जो है ब्लॉक था। आज जिस रोड पे हम खड़े हैं उसको भी प्रॉपरली बंद कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि जो किसान जो हैं यहाँ पर भारी संख्या में धरना देने आ सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए इसको रोड को ब्लॉक कर दिया गया। जिस तरफ एक तरफ यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो सिपाही एक तरफ आपको दिखाई देंगे और दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के भी जवान आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसलिए इस धरना आज प्रॉपरली इसको सील कर दिया गया है, क्योंकि इधर से कोई गाड़ी ना ही कोई आएगी और ना ही कोई जाएगी। मैं अमर सैनी, AB स्टार न्यूज़, नोएडा। तो चिल्ला बॉर्डर से आपने अमर सैनी को सुना, वहां पर किस तरह के हालात हैं वो हमने आपको दिखाया। किस तरह से चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ये पुख्ता किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि अब जब किसानों की संख्या वहां पर बढ़ेगी तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे, किसान बैरिकेड्स को तोड़कर आगे ना जा पाए। इसीलिए दोनों तरफ से जो आने और जाने के रास्ते हैं, दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है और चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं अगर किसान आंदोलन के असर की बात करें तो जो लोग इन रास्तों से दफ्तरों के लिए निकलते हैं उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो पास के इलाकों में जो किसान सब्जियां उगाते हैं, जो किसान फल उगाते हैं, किसान आंदोलन के कारण जो है वो किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सब्जियां दिल्ली की मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं और जो किसान हैं वो आसपास के बाजारों में ही सब्जियां बेचने को मजबूर हैं और पौने दामों पर ही सब्जियां बेच रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में जो दिल्ली है वहाँ पर जो सब्जियां हैं उनकी किल्लत पड़ सकती है, यानी कि दिल्ली वालों को सब्जियां महंगी खरीदनी पड़ सकती हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से हमारे संवाददाता ने आपको दिखाया कि किस तरह से वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करे, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा था या आशंका जताई जा रही थी कि जो किसान प्रदर्शन है उसमें कुछ अराजक तत्व जो VIP इलाके हैं वहां पर जा सकते हैं, वहां पर जाकर हुड़दंग कर सकते हैं। इसलिए VIP इलाकों के साथ साथ जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। और अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सबकी नजरें क्योंकि विज्ञान भवन पर टिकी हुई हैं। आज एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच में बैठक हो रही है और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि अगर बातचीत से बात नहीं बनती है तो किसानों ने भारत बंद का आह्वान भी किया है और किसान पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहा है, क्योंकि किसान परेशान है, सड़कों पर है। और अब क्या सरकार झुकेगी ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।